देवर्षि नारद जयंती पुरस्कार के कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित सम्मान्य सुधीर पाठक जी, इस पुरस्कार प्राप्त के नाते जिनका सम्मान होने वाला है, ऐसे सभी बंधु बहन, और इस कार्यक्रम में रुचि लेकर समय निकाल पर बाहर बारिश का वातावरण होने के बाद भी यहाँ उपस्थित आए सभी मातृशक्ति और भाइयों। सुधीर जी ने अपने प्रस्तावना में बताने की चेष्टा की है नारद जी के बारे में। एक तो ध्यान में आता है कि हमारे देश के उत्थान में, हमारे देश के विकास क्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रवाह का परिचय हम सब लोग इस निमित्त अपने सामने रखने की चेष्टा करते हैं। उस व्यक्ति का केवल चरित्र भी नहीं, तो उस व्यक्ति के जीवन का संदेश को आगे ले जाने का क्रम शायद हमारे मन में जरूर आता होगा। मानते हैं हम लोग, उस समय भी संचार माध्यम कुछ न कुछ रहे होंगे, उस समय का उसका एडिशन उस समय का चलता होगा। आज हमारे सामने बदल आते आते टेक्नोलॉजी बेस होते होते यहां तक आया, भविष्य में और भी कुछ प्रकार निकल सकता है। तो संचार माध्यम ये समाज मन बनाने के लिए आवश्यक है। कल भी था, आज भी है, और आने वाले कल भी उसकी आवश्यकता रहेगी। ऐसे संचार माध्यम के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले लोगों को देवर्षि नारद का पुरस्कार देना, ये अपने आप में एक अच्छी बात है सपा समाज के सामने। जैसे सुधीर जी ने उल्लेख किया कि हमारे प्रवास में हमको ये भी अनुभव आया है। नारद जी के जीवन के संदेश, मुझे लगता है दो बातें उन्होंने बताने की चेष्टा की, वही है मानव एकता और विश्व कल्याण। ये दो चीजों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, उस प्रवृत्ति ने पूरा जीवन लगाने की चेष्टा की। शायद हम लोग थोड़ा अध्ययन करते तो हमको ध्यान में आता है कि भारत का उद्देश्य भी यही बताया। स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, इन्होंने जो अपने उल्लेख किया है, भाषण दिए, लेखन करने का प्रयत्न किया है, पत्र व्यवहार के द्वारा बताने की चेष्टा की, तो ये इन चीजों के आधार पर ही हमको दिखाई देता है भारत का अपना जीवन उद्देश्य जो है वो मात्र यही है, मानव एकता को प्रसारित करना और विश्व कल्याण के मार्ग को सुकर बनाते जाना। ये भारत की भूमिका बताने की उन्होंने चेष्टा की है। मुझे लगता है ये उद्देश्य आज के परिस्थिति में, आज की जो एक प्रकार से पत्रकार संस्था है, उससे जुड़े हुए सभी लोग हैं, उसी हित को आगे बढ़ाने के दृष्टि से जो मार्ग देवर्षि नारद जी ने पहले से चलाकर हमारे सामने एक पगडंडी निर्माण की है, उसी उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए आज का ये समूह इस प्रकार का काम करता होगा, ऐसी अपेक्षा हम सब लोग अपेक्षित करते हैं। ध्यान में आता है कि भारतवर्ष का भी अपना एक इसके प्रति योगदान रहा है। बहुत पुराने काल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन संदर्भ लेने समय हमको ध्यान में आता है कि भारत के बारे में भूमिका लगभग समाज में, हमारे समाज की भी ऐसी रही। हमारे देश का मूल समाज हिंदू रहा तो वो एक प्रकार से असंगठित है माना गया, वो अंतर्मुखी है, एक प्रकार से आत्मविस्मृत समाज है, और एक गुलामी के मानसिकता में चलने वाला 1000-1200 वर्ष के जो हमारी एक प्रकार से गुलामी का कालखंड रहा, उसके कारण सबके मन में यही एक लंबा कालावधि रहा। ये हमारे साथ चलती हुई एक प्रक्रिया, मुझे लगता है हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके परिणाम भी हमारे समाज में हुए। जो हमारे समाज का मूल उद्देश्य था उसको हम लोग एक प्रकार से भूलते गए, उससे दूर निकलते गए, अपनी आत्मरक्षा में हम व्यस्त हो गए। अपने आप के अस्तित्व को बचाने के लिए हमने नए नए प्रकार के प्रयोग अपने समाज में चलाना प्रारंभ किया। उसके कुछ परिणाम भी हमारे इसमें आ गए। जैसे योगी अरविंद जी कहते हैं ना कि ये जो गुलामी का कारण रहा, उसके कारण हमारे यहाँ पर समाज में वर्ग विखंडन शुरू हो गया। हम नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट होना प्रारंभ हो गया।
बौद्धिक दृष्टि से जो श्रेष्ठ समाज था वो दीनहीन होते गया, और भौतिक दृष्टि से हम अवरुद्ध हो गए। एक भग्न राष्ट्र की कल्पना लेकर चलने वाला हमारा समाज बन गया, जो एक काल में वसुधैव कुटुंबकम का एक प्रकार से उद्घोष लेकर दुनिया के सामने जाता था, वो समाज संकुचित होते होते इस स्थिति में आ गया। उसके परिणाम हमारे समाज में आज भी दिखते हैं। आज भी हमको उस पर एक प्रकार से संघर्ष दिखता है। वो एक प्रकार से अपने आप को हम इररिलेवेंट मानते हैं, अप्रासंगिक मानते हैं, हम अपने आप को इंफीरियर मानते हैं, लघुत्व मांगते हैं अपने आप को, हम सबसे छोटे हैं, हीन हैं, ऐसा मानना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी हम अपने आप को एक प्रकार से इनकॉम्पिटेंस, हम अपात्र है ऐसे मान लेते हैं। कुभावना आती है, अनादर व्यक्त होता है। ऐसे अनेक प्रकार के दोष ये गुलामी के काल में आए हैं। इसको दूर करने का एक बड़ा काम आज की पत्रकार संस्था करती हुई दिखाई देती है। मुझे लगता है इस उद्देश्य के प्रति वो संस्था भी जागरूक है, ऐसा मैं मानता हूँ। जब कभी हम लोग केवल न्यूज़ देते हैं, ऐसे नहीं, व्यूज़ देते हैं, लेखन करते हैं, कुछ लोगों के सामने आगे के भविष्य के बारे में बताने की चेष्टा करते हैं, तब ये समाज में जो एक प्रकार से दुर्गुण अलग अलग पद्धति से आकर बैठे हैं, उसको दूर करने की चेष्टा में हमारा एक प्रकार से योगदान पत्रकार संस्था के द्वारा भी दिखाई देता है। ये एक प्रकार से हम देखते हैं हमारे देश के विशेषता, गत शताब्दी में हमारे देश के जितने भी नेतृत्व रहे, वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उन्होंने इस पक्षों को ध्यान में रखा। वो पत्रकारिता के साथ जुड़े रहे, अपना प्रचार पत्रक उन्होंने निकालने की चेष्टा की। वो लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी जी हो, लाला लाजपत राय हो, योगी अरविंद हो, सभी ने अपने अपने स्थान पर एक पत्र निकालने की चेष्टा की, पेपर निकालने की चेष्टा की। लोगों को भावना पहुंचाने का ये एक महत्वपूर्ण माध्यम है, और इससे द्वारा समाज मन बनाने की प्रक्रिया सही दिशा में आगे जा सकती है। इस नाते का लेखन देने का उन्होंने प्रयत्न करने की दिशा रखी है। मुझे लगता है समाज के दुर्गुणों को दूर करने का आधुनिक काल में किया गया, अभी के नजदीक के काल में किया गया, इस प्रयत्न को हमको समझने की आवश्यकता है। जरूर हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इसकी भूमिका भी थोड़ी बदलती हुई हमको दिखाई देती है। हम मानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इसके बारे में अनेक प्रकार की अपेक्षाएं हमारे देश में आई है। देश स्वतंत्र होते ही अपेक्षाओं का एक बड़ा बोझ हमारे सामने आया। अभी भी हम उस संघर्ष से बाहर निकल रहे हैं। अनेक वर्ष का एक आक्रमण काल, गुलामी का काल, इसके बाहर निकलकर ये जो 75 साल है, यह हमको अपने आप में समझने की चेष्टा करनी चाहिए। ध्यान में आता है कि 75 साल में कुछ विषयों पर हम लोग आगे आए हैं, जो हमारे समाज जीवन के प्रवाह के कुछ एक प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हमारा समाज आगे जाते हुए दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, हिंदू यानी डरपोक, हिंदू यानी भीरू, ऐसा मानते थे। अभी हिंदू यानी भीरू शब्द नहीं रहा, हिंदू ये डरपोक भीरुता का शब्द नहीं रहा। हिंदू थोड़ा एक प्रकार से स्वाभिमान की दिशा में व्यक्त होना शुरू हो गया है। ये बड़ा बदलाव हमारे समाज में आते हुए दिखाई देता है। हमारे समाज की कल्पना में जो परसेप्शन भी चलाया और लंबे समय हम उसके साथ जूझ रहे, वो क्या दिखाई देता है कि हमारे समाज, उदाहरणार्थ जैसे अभी हमको मालूम है मंदिर पराभव, हमारे यहाँ तो एक अनेक स्थान है, और मंदिर पराभव से मंदिर पुनरुद्धार ये हो सकता है क्या? अभी हमको ध्यान में आया, नहीं, मंदिर पुनरुद्धार भी हो सकता है। नहीं तो पराभूत के लक्षण लेकर ही हम चल रहे थे। आजू बाजू में हम उसके प्रकार से एक प्रकार से देखने के अपने आप को मान लिया था कि हाँ ये रह सकता है, ये हमारे एक भाग है। लेकिन अभी धीरे धीरे मंदिर पराभव से मंदिर पुनरुद्धार, ये भाव समाज में पक्का हो गया है। पुनरुद्धार मतलब केवल गुलामी के लक्षण से दूर करना नहीं है, उसकी पुनर्जागृति का केंद्र बनाना, ये भी दिशा हमारी चलती हुई दिखाई देती है। हमारे यहाँ पर पहले चित्र निर्माण किया गया कि हमारा समाज जो है वो गांव केंद्रित है, उसको विश्व का कुछ लेन देन नहीं है, जागतिक स्तर का कुछ लेन देन नहीं।
लेकिन 75 साल में हमारे देश में जो बदलाव आया है, हम लोग विलेज सेंट्रिक होकर अभी ग्लोबल सेंट्रिक चर्चा करने वाले बन गए। हमारे यहाँ पर ग्लोबल विषयों की चर्चा होती है, सहभागिता के बारे में चर्चा होती है, उसके बारे में अपने अपने स्थान पर कुछ करने के विषय बड़ी मात्रा में चलते हुए दिखाई, बदलाव आया है। 75 साल पहले, स्वतंत्रता के पहले हमारे देश में अधिकतम पुरुषों के द्वारा कुछ बदलाव आएगा ऐसा अपेक्षा की जाती थी। पुरुष केंद्रित समाज, हमारे समाज पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह भी लगाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में बदलाव कौन से आए, तो हम स्त्री पुरुष मिलकर चलने वाला समाज खड़ा कर दिया है। और अभी तो अनेक क्षेत्रों में मातृशक्ति का और ज्यादा सहभाग हमको दिखाई देता है, और कुछ क्षेत्र तो हमारे सामने एक प्रकार से अधिक व्यापक उसके बारे में दिखाई देता है। विशेषतः सैटेलाइट वगैरह उड़ाना, जो साइंटिस्ट लोग दिखते हैं उसकी पूरी की पूरी टीम दिखती है, तब लगता है हाँ नहीं भाई, इनका भी योगदान इतने सालों के बाद यहाँ पर आ चुका है। पहले मात्र हमारे देश के बारे में बताते समय चर्चा होती थी कि भारत का ज्यादा से ज्यादा पूरब देश में प्रभाव है। ये जो इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, इस क्षेत्र में हमारा प्रभाव का परिणाम दिखता है। कभी ऐसा विचार नहीं होता था कि हमको दूसरा, अभी पूरब नहीं पश्चिम में भी भारत का प्रभाव का एक क्रम हम लोग अनुभव कर रहे हैं, बदलाव आया है। हम गुलामी के मानसिकता के, उपनिवेशवादी एक प्रकार से मानसिकता में अटके हुए लोग थे। अभी हमारी मानसिकता सारे समाज की ये परम शक्ति, महाशक्ति बनने की दिशा में दिखती हुई दिखाई देती है। केवल कृषि नहीं, एग्रोबेस हमारा देश का एक चित्र बनाया जाता था। अभी धीरे धीरे भारत यानी टेक्नोलॉजी का एक प्रकार से बड़ी शक्ति, टेक बेस्ड चलने वाला, कंप्यूटर हो, डिजिटलाइजेशन हो, अनेक चीज़ों में हमने जो एक प्रकार से क्रम दिखाया वो अब सिद्ध हो रहा है। पहले हमारे देश में कोई ऐसे कोरोना जैसी घटना होती थी, पहले भी कभी हुई होगी, तो हमारे यहाँ पर बड़ा नुकसान होता था। एक प्राण घातक स्थिति में हम लोग एक प्रकार से उस चक्र में से बाहर निकलने के लिए सालों साल लगते थे। हमको मालूम है, कभी प्लेग आया, कभी कोई और प्रकार के रोग संक्रमण के रोग आते हैं, तो हमारे यहाँ पर अभी वो स्थिति से हम बाहर निकल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर प्राण रक्षात्मक स्थिति का एक नया क्रम दिखाई देता है। तो ये बदलाव सारे समाज में बड़े सकारात्मक पद्धति से, बहुत गति से आते हुए दिखता है। मुझे लगे इसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। आने वाले दिनों में हमारे देश की दिशा ये ऊर्जा खड़ी करती हुई दिखाई देती है। बड़े बदलाव है, और इसके कारण हमारे देश में जो पहले चित्र मैंने कहा ना कि हमारा असंगठित समाज था, अंतर्मुखी समाज था, आत्मविस्मृत समाज था, गुलामी के मानसिकता वाला समाज था, वो बदल आ गया। अभी संगठित समाज बन गया है। अभी आत्मविस्मृत नहीं है, एक प्रकार से स्वाभिमानी समाज बन गया है। अंतर्मुखी नहीं, बहिर्मुखी बन गया है। गुलामी के मानसिकता वाला नहीं, परम शक्ति के मानसिकता वाला भारतीय समाज हमको सारे देश दुनिया में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये बदलाव गत 75 साल के वर्ष में आते हुए जो दिखता है, इसके पीछे वही मानव हित, मानव एकता और विश्व कल्याण की कल्पना लेकर जाने वाला भारत खड़ा हो, इस नाते से उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा जागरण चल पड़ा, ऐसा हम मानते हैं। साथ साथ में हमको कुछ चीजें पश्चिम में क्या हो रहा है ये भी कभी ध्यान में देना आवश्यक है, क्योंकि दुनिया उनसे भी प्रभावित है। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े कम शब्दों में बताने की चेष्टा की, ये जो भौतिकतावादी, ग्राहकतावादी और विस्तारवादी शक्तियां है, उसके कारण सारा पश्चिम एक प्रकार से त्रस्त है, संकटग्रस्त है। उस समय उन्होंने कहा, आज भी वही चित्र उनका वही अटका हुआ है। ग्राहकतावादी, भौतिकतावादी, विस्तारवादी, ये तीनों शब्दों में पूरी पश्चिम आ जाता है। और आज की परिस्थिति में हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते जा रहे हैं कि जो यूरोप है, जो एक प्रकार से दुनिया में राज्य करने की अपनी कल्पना रखता है, वो स्वयं सेल्फ डिक्लाइन पर है, वो पतन की ओर जा रहा है। वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई राष्ट्र शक्ति के रूप में हो, उनकी एक यूनिटी हो, अपने अपने जूझ रहे। वहां पर अनेक प्रकार के उदाहरण हम लोग अनुभव करते होंगे। ईयू का जो, यूरोपियन यूनियंस का जो नए रिजोल्यूशन पास करते हैं, उसकी भाषा देखकर आपको ध्यान में आता होता है, उनके अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है यूरोप का एक शक्ति का डिक्लाइन होना, भारत का आगे आना, ये संकेत अपने आप में बड़ी चीज हमको दिखाने के लिए आवश्यक समझती है। ये संकेत दे रहा है हमको कि एक कम कालावधि में भारत ने अपने आप को ठीक किया है।
75 साल ये एक राष्ट्र जीवन में बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन भारत ने उसको एक प्रकार से, जिस गति से भारत का उद्धार हुआ है, भारत का उभार हो रहा है, जो एक परिस्थिति गति के साथ चल पड़ा है, वो दुनिया के लिए भी एक प्रकार से समझने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। आश्चर्य हो रहा है उनको। मैं थोड़ा कुछ समय के लिए आपके सामने एक चित्र और रखने की चेष्टा कर रहा हूं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में स्वतंत्रता देना है कि नहीं देना है, इसके बारे में यूरोप में, इंग्लैंड में चर्चा हुई। तब विंस्टन चर्चिल ने तो खुलकर कहा था कि आप भारत को स्वतंत्रता मत दो, ये एक देश नहीं रह पाएगा, टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि ये देश भूखा मर जाएगा। देखो, विश्व विजेता द्वितीय विश्व महायुद्ध के व्यक्ति के मन में हमारे देश के बारे में कल्पना है कि एक देश नहीं रह पाएगा, भूखा मर जाएगा। लेकिन हम उससे उबर गए, हम तो आगे निकल गए। हमको पता है कि हमारे देश के क्रांतिकारक, राजनेता, समाज सुधारक, सबके शक्ति मिलकर हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। लेकिन स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को समझना मैं इसलिए आवश्यक समझता हूं, इसमें हमारे उत्थान के बीज है, इसमें परिस्थिति से बाहर निकालने के कुछ न कुछ क्रम हमको दिखाई देते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो कुछ बैगेजेस हमारे साथ में आए, विभाजन हो गया है। अब कृत्रिम एक प्रकार से विभाजन था, सीमा रेखा अस्पष्ट थी, जनसंख्या का अदल बदल हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम डिक्लाइन पर था। इतने बड़े देश को एक रखने का एक प्रकार से अंग्रेजों ने छूट दे दी, तो उसके कारण एक रखना ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने था। देश की अपनी दिशा तय करने का प्रश्न हमारे सामने था। देश में शांति, लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोल सकते, वो निर्माण करने का प्रश्न हमारे सामने था। लेकिन हमने बहुत जल्दी उस पर अपना एक प्रकार से प्रयत्न किया और उसको लागू करने की चेष्टा की। जरूर इसमें अनेक अवरोध आए। हमको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हमारा 26 जनवरी 1950। उसके बीच में हमारा देश के संविधान की चर्चा चली है, लेकिन उस समय तक हमारे देश में राज्य करने वाला वाइसरॉय अंग्रेज था, हमारा सेनापति अंग्रेज था, देश के अनेक ऑफिसर अंग्रेज थे। तो उस समय हमारे देश का हित कौन तय कर रहा था? उदाहरणार्थ जैसे जम्मू कश्मीर में काबुली सेना आ गई, काबुली सेना की रिपोर्ट किसके पास जाएगी? काबुली सेना का ऑर्डर कौन किसको देगा? दे ही नहीं सकता। तो हमारे पहले 2.5 साल ये प्रकार से अनिश्चितता के कुछ विषयों के लिए गए। दूसरे दशक में हमारे, जो पहला दशक है 1951 से 60, पहले दशक में हमारे देश में हम कौन सी दिशा में जाना, इस पर संभ्रम निर्माण रहा। अमेरिका के पीछे जाना है कि रशिया के पीछे जाना है? ताकतें थी, दो बड़ी ताकतें थी, दुनिया के बायपोलर सिस्टम में चल पड़ी थी। और हमको पता है कि भारत का विभाजन करते समय दुनिया के एक भी देश ने भी हूं की चू नहीं की थी। सबने अप्रत्यक्ष मौन मान्यता दी थी हमारे देश के विभाजन के लिए। कभी पढ़ने का चेष्टा करना चाहिए। एक कॉन्स्पिरेसी से अंतर्गत हमारे देश के टुकड़े किए गए थे, और हम अपने पैरों पर चलने के बजाय यहां जाना कि वहां जाना, इस संभ्रम में पहले 10 साल अपना स्वयं का कुछ पथ हो सकता है, अपना कुछ मार्ग हो सकता है, ये चर्चा हमारे देश में उभर कर आई नहीं है। उस नेतृत्व को समझने के परे रही, या फिर परिस्थिति के दबाव में हम ऐसे रहे कि पहले 10 साल हमारे ऐसे निकल गए। दूसरे 10 साल में हमारे देश के साथ 3 युद्ध हुए, 62, 65, 71। कोई कारण नहीं था चाइना ने हमारे को टेस्ट करने का, लेकिन वो अनुभव लेना चाहता था कि भारत जो खड़ा हो रहा है उसकी अंतर्गत ताकत क्या है, उसकी सिस्टम की ताकत क्या है, उसकी तंत्र व्यवस्था इस समय क्या है। शायद उसका संदेश देने का प्रयत्न था कि हम इस क्षेत्र के बड़े भाई हैं, और हमको दिखाई देता है कि हमको 62 का युद्ध अनावश्यक लड़ना पड़ा। बहुत कम तैयारी के साथ लड़े पड़े, हमारी तैयारी नहीं थी। कभी मिलिट्री वालों के आप लोग उसके उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है 1962 समय हमारे पास कितनी कम पूंजी पर, कम आवश्यकता के आधार पर हमारी लड़ाई हुई। और 65 और 71 का युद्ध तो हमको दूसरे प्रकार से दिखाई था। पाकिस्तान अपनी ताकत थी क्या? अमेरिका उसके पीछे खड़ा था, उन्होंने भारत को लड़ने के लिए उसको प्रोवोक किया, और उसका परिणाम हमको दिखाई देता है। 71 भी ऐसे ही हुआ। पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए पूर्व पाकिस्तान ने हमको मदद मांगी तो हम करने गए। शायद हमको भी कुछ कष्ट हुआ, जीत कर दिखाया।
तो दूसरा दशक ये युद्ध और उस परिस्थिति से बाहर निकलने में हमारा निकल गया। तीसरे दशक में हमने जो डेमोक्रेसी स्वीकारी थी, लोकतंत्र स्वीकारा था, उस लोकतंत्र पर आघात आ गया, इमरजेंसी आ गई। उस इमरजेंसी को निकालने के लिए सारे देश में हलचल हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े होने के कारण हमको पता है उसका कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल उस समय रहा। लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए बाद में हमने जो प्रयोग किया जनता पार्टी का, वो चला, तुरंत तो टूट भी गया। इसलिए हमारा तीसरा दशक लोकतंत्र बचा और उसके लिए उपाय योजना के प्रकार में निकल गया। चौथे दशक में कुछ हलचल हमारे देश में आई है। पोखरण 1 हो चुका है, नेशनलाइजेशन बैंक का चल पड़ा है, देश के राष्ट्रीय विषयों पर फोकस होना प्रारंभ हुआ है, देश के विकास की चर्चा चल पड़ी है। सामाजिक क्षेत्र में देश समाज की अधर्म संस्कृति की अस्मिता की प्रकार की चर्चा चल पड़ी है। हमको मालूम है एकात्मता रथ यात्रा पहली, दूसरी, मीनाक्षीपुरम के घटना के बाद समाज में एक नई चर्चा आ गई। तो तीसरे दशक में हमारे देश में कुछ न कुछ हलचल आना प्रारंभ हो गया। उसके बाद हम थोड़े खड़े हो गए और आगे कदम डालने के लिए तैयार थे। पहले 4 दशक हमारे ऐसे ही निकल गए। हम अपने स्थिति को संवारना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को समृद्ध करना, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना, इस चक्र में चल पड़े थे। बाद में अचानक हमको पता है दुनिया ने अपने खेल बदल दिए। पहले वो प्रयत्न करते थे यूनो वगैरह के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, बाद में उनको ध्यान में आ गया ये तो बैनर चलता नहीं है, इसलिए उन्होंने बैनर बदल दिए। WTO निर्माण किया, IMF बनाया, गैट करार बनाया, ग्लोबलाइजेशन के नाम दिया, लिबरलाइजेशन के नाम पर नए खेल बनाए। फोकस वही, उद्देश्य वही, दुनिया को जकड़ कर रखना है। पद्धति बदल दी, बैनर बदल दिए। शायद उसके अंदर हम फिर से अटक गए। हमारे पैर में हम जो कदम डालने के लिए तैयार हो रहे थे तो हमारे पैर में बेड़ी लग गई, हम फिर से अटक गए। शायद पहली बार पोखरण 2 के बाद हमारे देश में एक चैतन्य जाग गया। हम लोग अनुभव करते हैं उस समय की घटनाएं, प्रसंग, उसके बारे में जो चर्चाएं बाहर आ गई, उसमें बहुत प्रकार के नए नए विषय आ गए। वो केवल टेक्नोलॉजी का एक नवीन संस्करण मात्र नहीं था, दुनिया के लिए एक अलग प्रकार का प्रयोग था। दुनिया उस समय केवल उसके बारे में चिंतन मनन कर रही थी, हमारे यहाँ उसका प्रैक्टिकल हो गया था। दुनिया को धक्का लगा, भारत इतना आगे निकल गया है क्या? उस समय से हमारे देश की एक प्रकार से जागृति, चेतना एक नए स्तर पर आई है, वो हमको आगे ले जा रही है। उसका परिणाम है कि ये जो मैंने कहा ना, गत 75 साल में, उसमें भी विशेषता गत 20-25 साल में हमारे देश का जो बदलाव आया है, जो मुद्दे मैंने बताया है, हिंदू भीरुता से स्वाभिमान की तरफ आया है, मंदिर पराभव से पुनरुद्धार की दिशा में चलने की इच्छा कर रहा है, ग्राम से वो वैश्विकता की तरफ जा रहा है, कृषि से वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, उपनिवेश मानसिकता की तरफ से वो परम शक्ति की दिशा में जाने की चर्चा रख रहा है। ये बदलाव हमारे समाज में आना प्रारंभ हो गया है। मुझे लगता है हमारे देश के ये नया चैतन्य, इसको आने वाले दिनों में पत्रकार संस्था का बड़ा दायित्व बनता है, इस दिशा को वही मानव एकता और विश्व कल्याण की दिशा में रखने की चेष्टा करना। कुछ नए हमको आयाम को विचार करने पड़ेंगे। दुनिया के साथ है तो दुनिया के कुछ नए विषय हमारे सामने आते तो उसको भी हमको एड्रेस करना पड़ेगा। आज के परिस्थिति में उसका भी एक पर प्रबोधन देना हमको आवश्यक रहेगा। कुछ नए परिस्थिति के साथ जुड़े हुए विषय है, उसके साथ हमको उस प्रकार से जागृति के प्रयत्न दिखाई देंगे। उदाहरणार्थ जैसे टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो टेक्नोलॉजी बदलती है तो उसको उस संदर्भ में व्यक्त करना, उसके हित को भी बताना, अहित को भी बताना। जैसे अभी आजकल चर्चा चल रही है AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और भी नए विषय आ रहे हैं उसके साथ। केवल AI नहीं है, जो उससे साथ जुड़े हुए विषय है, उनको मालूम है कितने नए नए विषय उसके अंतर्गत खेल रहे हैं। उसका भी एक नया नया फॉर्मूला बनते हुए दिखाई देता है। तो हमारे समाज में विज्ञान की प्रगति भी सही रहे और उसमें मानवीय संवेदना, मानव हित, विश्व कल्याण की बात करने का उसका स्वभाव वो भी टिक रहे। ये दायित्व जागरूक करने का मुझे लगता है आज के पत्रकारों के लिए एक बड़ा नया एजेंडा हमको दिखाई देता है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश की एक प्रगति में आर्थिक विकास के बारे में बहुत चर्चा आगे आती है। 7-8 महीने पहले हमने जब $2.54 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस की तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का आकर बताना पड़ा कि 250 साल के बाद हमने इंग्लैंड को क्रॉस किया है।
और बहुत गति से किया है, हम बहुत गति से आगे जा रहे हैं। और दुनिया के बड़े विद्वान लोग, इसमें तज्ञ लोग मान्य कर रहे हैं कि भारत ये बहुत कम समय में, 15-20 साल में बहुत कम समय होता है, हम $30 ट्रिलियन, $35 ट्रिलियन की दिशा में जाने वाला देश दिखाई देता है। लेकिन ऐसे समय में हमारी जो समृद्धि है वो संपूर्ण समाज की समृद्धि हो, किसी वर्ग विशेष की नहीं, सारे समाज का उसमें उद्यम हो, सारे समाज में उसके उत्थान के प्रयत्न हो। क्या इस दिशा में हम लोग जागृति ला सकते हैं क्या? आर्थिक विकास के नए नए विषयों के प्रयोगों के बारे में अपने अपने स्थान पर वो जो प्रयोग चल रहे हैं उसमें उनका भी सहभागिता कैसे हो, उसमें उनके पार्टिसिपेशन के नए नए उद्यम चेतना कैसे जागरूक हो, ऐसे विषयों पर हम लोग ले जा सकते हैं क्या? मुझे लगता है ये चैलेंज हमारे सामने। हमको ध्यान में आता है आज भी हमारे समाज में कुछ रूढ़ियां, कुछ पद्धति अटकी हुई है। अभी भी हमको देश की एकता और एकात्मता के बारे में बहुत ताकत लगाने की आवश्यकता है। ये मैं चुनावी दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, तो संपूर्ण समाज का चित्र के नाते एक बार विचार करिए अबाउट पॉलिटिक्स। क्या हमको इसकी दिशा में सब समाज को कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने की दृष्टि से कुछ प्रयोग देना है क्या? जैसे उदाहरणार्थ आप कल्पना करिए, लोकमान्य तिलक जी ने उस समय गोल एक प्रकार से अंग्रेजों के एक पकड़, अंग्रेजों की जो शासन पद्धति थी उसके कारण समाज की मानसिकता बदलने के लिए उन्होंने शिवाजी जयंती और गणेश पूजा का हमको एक प्रकार से उद्यम दिया। हम मानते भी, उल्लेख भी करते हैं। क्यों आ गया वो ऐसा लोकमान्य तिलक जी के मन में? तो बड़े यशस्वी आदमी थे, अध्यात्म केंद्रित उनका विचार पक्का ही था, राजनीतिक एक प्रकार से दृष्टि जिसको बोल सकते हैं बड़ी पक्की थी। लेकिन उनको ध्यान में आ गया है कि कुछ ना कुछ नया देने की आवश्यकता है, जो जिसके कारण ये जो समाज के दोष है वो उससे बाहर निकलकर हम आगे बढ़ जाए। शिवाजी जयंती और गणेश पूजा ये देनों के कारण, उसके कारण क्या हो गया, मैं शब्द कह रहा हूं, आराम कुर्सी पर बैठकर जो पॉलिटिक्स करते थे उनको रास्ते पर आना आवश्यक हो गया। वो रूम में बैठकर पॉलिटिक्स नहीं हो गया, वो रास्ते पर का पॉलिटिक्स हो गया। समाज के सभी वर्गों का उसमें सहभाग दिखाई दिया। चेतना इतनी बड़ी थी, जोड़ने वाली थी, वो क्रम ऐसा चल पड़ा। शिवाजी जयंती उत्सव और गणेश पूजा के कार्यक्रम में सारा समाज की सहभागिता, नहीं तो केवल उच्च भ्रू वर्ग की सहभागिता मतलब पर्याप्त है ऐसा लोगों को लगता था, सारे समाज उसके साथ जुड़ गया। दूसरा, लोकमान्य तिलक ने यह कल्पना देते समय भूतकाल को जोड़ने की चेष्टा की है। हमारे मूल आस्था है, शिवाजी महाराज का जीवन हमारी आस्था है। गणेश पूजा हम हर समय में करने की चेष्टा करते हैं, मूल को जोड़ने का प्रयत्न किया। क्या अभी के परिस्थिति में हम समाज में ऐसे कुछ नए विषय अच्छे से खड़े करने की चेष्टा कर सकते हैं क्या, जिसके कारण एकता और एकात्मता का जो कभी कभी पन्ने में प्रश्न आता है, आज भी हमारे देश में ऐसे प्रकार से घटनाएं दिखाई देती है, प्रसंग उठकर आते हैं, कई परिस्थिति हमको एक प्रकार से चिंता करती हुई दिखाई देती है। मुझे लगता है इसके बारे में कुछ नए नए विषयों को, करने वाले विषयों को आगे बढ़ाना, जो हो रहा है उसको अच्छे से प्रकट करना। नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है, उसको फिर से एक बार समाज के सामने अधिक व्यापक और चर्चा करने वाला बनाना, ये काम हम लोग कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है आज जो हमारी विश्व नेतृत्व करने की स्थिति आ रही है उसके कुछ कारण हैं। हमारे देश में गत 15-20 साल से कुछ ना कुछ राजकीय स्थिरता की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट नहीं कर रहा, हमारी समाज की मैच्योरिटी बढ़ रही है, डेमोक्रेटिक एक प्रकार से एजुकेशन होते होते उस दिशा में चल पड़ा है। हमारे देश स्वयं एक प्रकार से विश्व शक्ति का संतुलन का केंद्र बनने की दिशा में है, क्योंकि हम युद्ध जीत रहे हैं। हम युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प लेते हुए भी कुछ करने की स्थिति में ये दुनिया अनुभव कर रही है। वो चाइना के साथ 2 बार स्टैंड ऑफ हो या फिर कारगिल युद्ध हो, अपना जब एक प्रकार से जो पाकिस्तान के अंदर खेला गया एक प्रकार से प्रयत्न हो, हम संतुलन शक्ति के आधार पर बढ़ रहे हैं। हमारे पास विश्व को लिए देने की दृष्टि है जो हमको पूर्व काल के लोगों ने बड़ी विकसित करते हुए हमको दी है। एक दृष्टि हमको जो चाहिए, समकालीन समस्या का समाधान देने का एक बड़ा एक प्रकार से आधार हमारे सामने है। अभी कोरोना के सामने
कोरोना के समय सारे दुनिया ने अनुभव किया भारत का दृष्टिकोण कैसा है, भारत का रीच कैसा है, अप्रोच कैसा है। इतनी बड़ी लोक संख्या को मोबिलाइज करना, इतनी बड़ी लोक संख्या को कोरोना से बाहर निकाल कर लाना, ये करके दिखाया हमने। मुझे लगता है समस्या का समाधान देने की स्थिति में भी हम लोग आए हैं। समानता की दृष्टि हमारे सामने, इन सारे विषयों को लेकर फिर से एक बार अच्छे नए परिभाषित भारत को आगे लाकर, हमारे पूर्व के लोगों ने जो एक स्वप्न देखा था, विश्वगुरु भारत, परम शक्ति वाला भारत, एक प्रकार से उस प्रकार के भारत निर्माण करने में पत्रकार समूह की एक विशेष भूमिका है। उस भूमिका को जागरूक रखते हुए, उस संकल्प को जो देवर्षि नारद ने हमको दिया है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के योगदान की आपसे मैं अपेक्षा करता हूं और यही मेरी बात समाप्त।